कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट वाला टॉपिक चल रहा है आपका, जो किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हम इस टूल को उपयोग करते हैं। जहां पर हमने अभी तक नेटवर्क एनालिसिस में बेसिक बेसिक नेटवर्क ड्रॉ करना आपने सीखा है और किस तरीके से इफेक्टिव नेटवर्क आप बना सकते हैं। इसका आप टाइम एस्टीमेट और आगे की प्रोसेस निकालना चाहें, इसके टाइम एस्टीमेट किस तरीके से कर सकते हैं, आगे को प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, क्रैश यानी कि जल्दी करवा सकते हैं, रिसोर्स किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं इफेक्टिवली, तो वो हम देखेंगे अभी हम आगे वाले टॉपिक्स में। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा पर्ट है। पर्ट में हम देखेंगे किस तरीके से आप टाइम एस्टीमेट्स निकालते हैं और किस तरीके से आप इसको आगे एनालाइज करवाते हैं। नहीं तो देखते हैं हम। पर्ट प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स है हमारा, ये टेक्निक्स है। आपने देखा है नेटवर्क एनालाइसिस हम दो मेथड से जैसे कर सकते हैं। उसमें पहली जो मेथड है टेक्निक है उसको नाम दिया है आपने योर पर्ट। और सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस कहां पर हुई थी, यूएस नेवी के द्वारा, जिन्होंने अपनी पोलारिस मतलब ध्रुवीय बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किया था 1950s के अकॉर्डिंग, मतलब उस ड्यूरेशन की टाइम की बात है जहां पर उन्होंने ये डेवलप किया था। उन्होंने इस टेक्निक का उपयोग करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल को जब डिजाइन किया, मतलब इस प्रोसेस को फॉलो करते किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट मैनेज करना है, तो इसके थ्रू उन्होंने कोऑर्डिनेशन बिठाया। तो प्रोजेक्ट उनका 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो आपको ये बोल सकते हो कि उन्होंने फायदा लिया इसका, तो उनको फायदा ये मिला कि प्रोजेक्ट हमारा 2 महीने पहले ही हो गया। तो टाइम मतलब आपका बच गया। तो उसको हम बोलते हैं कि टाइम एस्टीमेट जब आपने किया तो आकलित समय से वो पहले उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके बता दिया उनको। और टाइम एस्टीमेट जो होता है, मतलब टाइम हमारा, ये हमारे प्रोजेक्ट की इफेक्टिवनेस और उसकी इकोनॉमी दोनों के ऊपर इफेक्ट डालता है। मतलब ज्यादा समय लिया तो वो आपका इकोनॉमिकल ना होते हुए थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे मनी या फंड का ज्यादा यूटिलाइजेशन होने लग जाता है। आप बोलते हैं ना प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो बजट भी बढ़ रहा है हमारा, क्योंकि हर चीज आपकी मतलब समय के साथ में महंगी होती जा रही है, उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जो सीमेंट बैग आपको अच्छी क्वालिटी के 250 या 200 में आपको मिल जाते थे, आज आपको 400 में भी मुश्किल से मिलेंगे। तो आप बता सकते हो एक ही सीमेंट बैग पर आपके 100 to 150 to 200 तक प्राइस राइज हो चुके हैं। तो यही आगे के समय में बात करें तो वो 400 रुपए का बैग वापस 200 रुपए में थोड़ी ना हो जाएगा हमारा, और कम में ही होना, मतलब ज्यादा भी बढ़ना है हमारा। तो इस तरीके से ये इफेक्ट डालता है हमें। इसमें लिखे अगर तो आप क्या लिखेंगे, इट्स डेवलप्ड बाय यूएस नेवी अराउंड 1950s। 1950 की जो सेंचुरी का दशक था, डेकेड, उस टाइम पर उन्होंने डेवलप किया था। एंड बाय दिस he is developed Polaris fleet ballistic मिसाइल। और इसके कारण फायदा ये हुआ कि प्रोजेक्ट इनका 2 साल पहले ही कंप्लीट करके इन्होंने दे दिया। दूसरा पॉइंट देखें आप, इसके अंदर क्या होता है कि टाइम एस्टिमेट्स निकालते हैं आप। तो आप बात करें टाइम एस्टिमेट की,
मतलब समय का आकलन करना कि प्रोजेक्ट मेरा कितने समय में कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या बोल रहे हो गाइस कि टाइम एस्टीमेट इज एन इंपॉर्टेंट टूल। मतलब सभी किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए देखें ना, आप हर चीज में क्या बोलते हो कि भाई साहब कितने दिन में काम कंप्लीट करके दे दोगे। छोटा सा आप कोई सा प्लॉट भी डिजाइन करें तो आप यही बोलोगे ना कितने समय में आप कंप्लीट करके दे दोगे। तो टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसी के ऊपर हमारी कॉस्ट और इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। टाइम इज एन important characteristics for any projects। किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए हमारा टाइम एस्टीमेट या समय हमारा सबसे फायदेमंद रहता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि टाइम, और अगर मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स देखें इसके अंदर तो आप क्या बताएंगे? ऑन टाइम, ऐसा लिख रहे हैं। ऑन कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, दियर इफेक्टिवनेस, मतलब कितना इफेक्टिव प्रोजेक्ट रहा। आप किसी भी ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोलते हो कि अच्छा है कि खराब है? उसने जल्दी कंप्लीट और अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है तो आप बोलोगे ना कि उसने अच्छा काम किया है। अगर वो डिले करे भले अच्छा बनाए तो आप क्या बोलेंगे कि बंदे ने काम तो अच्छा किया है यार बट समय ज्यादा ले लिया इसने। क्या बोल रहे हैं कि दियर इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी on completion time of projects, their effectiveness and economy both are depends on time। ओके, ये टर्म्स भी क्लियर हो गई हमें। अब नेक्स्ट टर्म्स देखिए आप इसके अंदर। तो किसी भी प्रोजेक्ट्स का जो टाइम एस्टीमेट होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल हो गया। तो इसको निकालना है, तो निकालना आप दो तरीके से कर सकते हो टाइम कि एक तो जिस प्रोजेक्ट के बारे में डील कर रहे हो आप उस प्रोजेक्ट के कुछ पीछे की बैकग्राउंड आपको अच्छे से पता हो। जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग के बारे में जानकारी, मतलब बिल्डिंग कैसे बनती है, इसमें कैसे कॉलम आएंगे, किस तरीके से फुटिंग डालना है, तो बेसिक बेसिक जानकारी आपको अच्छे से जानकारी हो। और फुटिंग के समय कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, सारी जानकारी आपके पास अच्छे से उपलब्ध होती है। तो उस तरीके से अगर आप निकालें तो वो हमारा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच कहलाता है। मतलब लगभग लगभग हमारा जो एस्टीमेट रहेगा वो एक्यूरेट कॉस्ट से एक्यूरेट टाइम से लगभग लगभग साथ में सही रहेगा। एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक कि आपको ज्यादा सटीक जानकारी नहीं है उनके बारे में तो आप निकालें तो हमारा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच कहलाएगा। तो जैसे रिसर्च वाले जो प्रोजेक्ट रहते हैं उनमें आपको पता नहीं है ना कि आपका इसमें क्या होने वाला है, कि आपको इसमें जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वही पहली बार में मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो हमारा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पर आएगा। दो तरीके से हम टाइम एस्टीमेट करेंगे। तो टाइम एस्टीमेट कितना हो गया हमारा? दो प्रकार का, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। अब आप निकालेंगे जैसे, तो यहाँ पर टाइम एस्टीमेट आप बोले तो किसका निकाल रहे हो? उस प्रोजेक्ट्स का। और प्रोजेक्ट का किस तरीके से निकालोगे? उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स में आप जैसे ब्रेक कर देंगे, मतलब छोटे छोटे से पार्ट में आप तोड़ देंगे कि छोटी छोटी सी इवेंट्स या एक्टिविटी कंप्लीट करवा दी तो आपका काम होता जाएगा। तो
तो आपने बोल दिया हर एक इवेंट का आप वहां पर बताते टाइम, तो उन सभी इवेंट्स का टाइम जोड़ दे, तो वही तो हमारा क्या है, पूरे प्रोजेक्ट का टाइम। क्लियर है? तो इवेंट का टाइम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इवेंट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्लियर है? तो उनके बारे में जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, जितनी अच्छी जानकारी होगी, उतना अच्छे से टाइम बता पाओगे। एक नया नया कॉन्ट्रैक्टर है और एक बड़ा एक्सपीरियंस जो कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों में सेम जानकारी होगी क्या? दोनों बिल्डिंग बना रहे हैं, दोनों अलग अलग तरीके से बनाएंगे, दोनों के अलग अलग टाइम एस्टिमेट्स होंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, तो अलग अलग वर्क भी आपको आउटपुट मिलेगा समय के साथ में। तो आप यही बता रहे हो कि टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन event time, and to know the completion time, to know the, या फिर estimate भी बोल सकते हैं, completion time of completion time of an event। प्लानर, प्लानर मतलब जो प्लानिंग कर रहा है, क्लियर है? प्लानिंग इंजीनियर होता है ना आपका, तो प्लानर हैविंग अ वाइड एक्सपीरियंस अबाउट द सिमिलर प्रोजेक्ट एंड टास्क। मतलब अगर प्लानर को इसके बारे में अच्छा नॉलेज है उस प्रोजेक्ट के, जैसा है आपने उसने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो आपको ज्यादा सही से एस्टिमेट दे सकता है। क्लियर है? इसी के हिसाब से अब ज्यादा अच्छे से नॉलेज है तो आप अच्छे से टाइम बता पाओगे, कम अच्छे से नॉलेज है तो कम अच्छे से टाइम बता पाओगे। तो यहाँ पर हमारे दो टाइम एस्टिमेट इसी तरीके से निकल कर आते हैं आपके। तो द टाइम एस्टिमेट कैन बी डन इन टू वेज। दो तरीके से आप टाइम का एस्टिमेट कर सकते हो। और कौन कौन से दो टाइम एस्टिमेट है हमारे? तो टाइम एस्टिमेट बताओगे आप गाइस यहां पर, एक हो जाएगा बाय डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच या मेथड, मतलब आपको ज्यादा सटीक जानकारी है उसके बारे में। और सेकंड हो जाएगा हमारा कौन सा? बाय प्रोबेबिलिस्टिक
अप्रोच। ये दो तरीके से आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। इसके अंदर प्लानर को अच्छे से नॉलेज होगा, इसके अंदर इतनी सटीक जानकारी नहीं होगी, जैसे रिसर्च वाले प्रोजेक्ट। तो आप बता सकते हैं डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच जैसे एग्जाम में कभी आ जाए, ये आपका मैथ्स का टॉपिक है, जैसे डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच एक आपने पढ़ा होगा, सटीक जानकारी, एक प्रोबेबिलिटी वाली टॉपिक पढ़ा है आपने, क्लियर है, संभावना जहां पर पॉसिबिलिटी हो, तो वो वाले टॉपिक को आप प्रोबेबिलिटी बोलते हो, क्लियर। तो उसी का अप्रोच आपका प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच कहलाता है। और यहां पर डिटर्मिनिस्टिक में इन दिस time estimate is done by planner that having enough knowledge about similar project and their given time, their given time इज अप्रोक्सीमेटली। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे जो जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं, क्लियर, इसके बाद हम क्या उनके इवेंट टाइम वगैरह निकालना सीखेंगे, एंड देन फिर हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इजीली समझ जाओगे। दियर गिवन टाइम इज, दियर गिवन टाइम estimate is mostly nearly to accurate time of प्रोजेक्ट। क्योंकि आपने जैसे बोल दिया कि 6 महीने में बना दूंगा, आपने 7 महीने में भी कंप्लीट करके दिया है, तब वो आपका सटीक टाइम एस्टिमेट कहलाएगा, लगभग लगभग, क्लियर है। बट आपने 6 महीने का बोला है, उसको 6 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो आपने आकलित गलत किया है, आपको सही से जानकारी नहीं थी, क्लियर है। इसमें सिंगल टाइम एस्टिमेट देते हो आप। In this approach, single time estimate is given for each an activity या event। एक एक्टिविटी का एक ही टाइम एस्टिमेट देंगे हम, क्लियर है, तो वो कहलाएगी हमारी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। एक बात कर लें आप किसकी, एक सेकंड बात करें हम, यहां पर हमारा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में क्या होगा हमारा, जब इसमें आपको सटीक जानकारी नहीं होगी उसके आसपास की। यहां पर आप फिर सिंगल टाइम एस्टिमेट की बजाय 3 टाइम एस्टिमेट बताएंगे किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के।
क्या बताएंगे कि हो सकता है कि जल्दी हो जाए, हो सकता है कि डिले हो, या एक न्यूट्रल सिचुएशंस रही, तो सिचुएशंस में भी आपका आकलित समय हो सकता है। और इन तीनों का एवरेज भी निकालना सीखेंगे आगे हम इनके वेटेज के हिसाब से। इन दीज ऐसे टाइम एस्टिमेट्स के अंदर क्या होगा, इन दीज planner does not have enough knowledge planner does not have enough knowledge about the activity and their completion time। मतलब इसकी कोई आपके पास में पास्ट हिस्ट्री नहीं होगी। दैट इज नो पास्ट हिस्ट्री of similar project आर अवेलेबल। मतलब इसके अंदर आपके पास में कोई पास्ट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। नो पास्ट हिस्ट्री ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट आर अवेलेबल। और क्या बता सकते हो आप इसके बारे में कि इसके अंदर आपके पास पास्ट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप तुक्का लगाओगे। तो तुक्का क्या, संभावना वाली बात चली गई हमारी। संभावना मतलब कि हो सकता है कि इस टाइम में हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो। इस तरीके से हमारे फिर टाइम एस्टिमेट यहाँ पर तीन तरीके के उभर कर आएंगे। Hence, part is well suited for this approach पर्ट इज वेल सुटेड फॉर दिस अप्रोच, क्योंकि यहां पर हमारे क्या नहीं है, इसमें पर्ट में भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। बिकॉज part is used where time uncertainty, where कहां पर यूज करते हो, where टाइम अनसर्टेनिटी में आप निश्चित नहीं है कि कितने समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हमारा। तो hence part is well suited for this approach because part is used where time uncertainty रहे हमारी, where time uncertainty
इन प्रोजेक्ट, टाइम अनसर्टेनिटी मींस यही होता है कि प्रोजेक्ट कब खत्म होगा ये आपको पता नहीं है। टाइम अनसर्टेनिटी इन अबाउट प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो ओके, यहां पर भी हो जाएगा। तो पर्ट फॉलोज दी व्हेन इवेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होता है, क्योंकि इसमें इवेंट टारगेट रहता है हमारा। और दूसरा क्या बताएंगे आप इसके अंदर कि जो हमारी टेक्निक्स हैं कौन सी पर्ट, इस पर्ट के अंदर हमारा जो फॉलोइंग कैरेक्टर है उसका अनसर्टिनिटी ये रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 3 टाइम एस्टीमेट रिप्रेजेंट करता हूं। कितने टाइम एस्टीमेट रिप्रेजेंट करते हैं गाइस हम? 3 टाइम एस्टीमेट यहां पर आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट भी लिख लें हम। पर्ट इज एन इवेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम। और ये बताइएगा कि जो माइलस्टोन चार्ट है और बार चार्ट है वो कौन कौन सी टर्म्स पर ओरिएंटेड है, किस पर बेस्ड है, उनका प्रिंसिपल है। ओरिएंटेड मतलब प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है। जैसे हमारा मेरा सिद्धांत क्या है कि आपको सीपीएम की क्लास प्रोवाइड करवा दी जाए या तरीके से आपको समझा दिया जाए, प्रिंसिपल है आपका। क्लियर है? कंटेंट प्रोवाइड करना वो ठीक है आपका अंदर की बात है, बट मेन क्या है कि आपको कंटेंट इस तरीके से मिले, आपको इस तरीके से सीपीएम प्रोवाइड करें कि आपको समझ में आ जाए। तो उसी तरीके से आप बताएं कि बार चार्ट और माइलस्टोन किस पर बेस्ड है, कौन से टर्म्स पर ओरिएंटेड है वो। तो पर्ट इज एन इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क एनालिसिस नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। अप्रोच तो ठीक है हमारा, मैं इसमें इवेंट ओरिएंटेड है या हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड है ये पूछा है आपसे। डिटर्मिनिस्टिक तो ठीक है, इवेंट है या फिर डिटर्मिनिस्टिक है, सॉरी इवेंट ओरिएंटेड या एक्टिविटी ओरिएंटेड, और कौन किस पर बेस्ड है वो बताना है आपको। ओके, तो यहां पर आप देखें तो इसकी जो टाइम अनसर्टेनिटी जो होता है ना, ये अनसर्टेनिटी जो लेकर आता है वो दोस्त है आपका, इसको नाम दिया है आपने टाइम एस्टीमेट, जो 3 प्रकार का होता है यहाँ पर। तो आप बताएंगे कि टू कंसीडर द टाइम एस्टीमेट इन पार्ट इन पार्ट आपने क्या बताया है कि इन पार्ट हमारा टेक्निक में क्या होता है? देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट देयर एक्टिविटी about their activity completion time, and to account this time uncertainty. Okay, good. माइलस्टोन चार्ट इवेंट ओरिएंटेड है और बार चार्ट हमारा कौन सा है? एक्टिविटी ओरिएंटेड है, क्योंकि उसमें माइलस्टोन छोटे छोटे से आप माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं माइलस्टोन चार्ट में। दिस टाइम अनसर्टेनिटी टू अकाउंट यानी कि कंसिडर टू अकाउंट फॉर या कंसिडर
These time uncertainty of project completion time is done by given थ्री टाइम एस्टीमेट। मतलब टाइम अनसर्टेनिटी आप इन तीनों टाइम एस्टीमेट में कंसिडर करते हुए बता सकते हो। इज डन बाय गिवन थ्री टाइम these are कौन कौन से हैं, तो वो आप यहां पर अभी ये लिख रहे हैं। तो कौन कौन से टाइम एस्टिमेट्स आप यहां पर बताएंगे। पहला जो टाइम एस्टिमेट है वो है हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, इसका मतलब ये है कि सब कुछ आपके फेवरेबल कंडीशंस हो और उस टाइम पर अगर किसी प्रोजेक्ट्स को आप अकर करवाएं उस टाइम पर जितना आपको ड्यूरेशन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम ड्यूरेशन। इसको टीओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ एन प्रोजेक्ट ऑफ एन एक्टिविटी, या इसी में एक्टिविटी को जोड़ देंगे तो वहां पर आपको प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम भी पता चलता जाएगा। तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी या प्रोजेक्ट कब, जब हमारी सारी कंडीशंस हमारे फेवरेबल कंडीशंस में होंगे। व्हेन ऑल कंडीशंस are under control or favorable condition। मतलब वेल सिचुएशंस में बोलते हैं ना वेल डन, तो वेल सिचुएशंस में हमारा जो टाइम एस्टिमेट दिया जाए किसी प्रोजेक्ट्स का तो वो बताएगा आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए, तो उसके टाइम पर आपने जो टाइम एस्टिमेट दिया होगा। एंड दिस टाइम एस्टिमेट इज टीओ। और क्या लिख सकते हो कि इसके टाइम पर जो आपने टाइम एस्टिमेट बताया होगा प्रोजेक्ट, वो आपकी नॉर्मल सिचुएशन से भी पहले हो जाएगा।
In this time estimate, in this time estimate, no provisions for, yeah, no conditions for delay no provisions for delay and better situations better situations are occurred better situations are occurred than normal conditions. मतलब नॉर्मल जो सिचुएशन होती है एक मध्यम वर्गीय बोलते हैं ना कि इसकी लाइफ तो मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से भी ज्यादा अच्छी है, तो आप क्या बोलोगे वो रिच फैमिली में आता है। उसी तरीके से आप क्या बोलोगे कि जो नॉर्मल कंडीशन से हैं उससे भी ज्यादा बेटर लाइफ रहेगी, उसकी बेटर टाइम रहेगा, तो वो नॉर्मल कंडीशन से जल्दी प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करवा देगा। Then normal conditions during execution of work. Then time estimate is called your optimistic time estimate. क्या रिप्रेजेंट करोगे गाइस इसको आप ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। सेकंड क्या हो जाएगा फिर हमारा, सेकंड हमारा मोस्ट लाइकली टाइम हो जाएगा और पेसिमिस्टिक टाइम। मोस्ट लाइकली मतलब ज्यादातर यही होने वाला है, यानी नॉर्मल कंडीशंस। तो मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट ये आपका सारी फेवरेबल में है, ये हमारा एक नॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल हो रही है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो टीएम से। इन दिस टाइम एस्टिमेट्स ऑल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स या हमारी जो रहेगी सिचुएशंस और नॉर्मल कंडीशंस रहेगी। It is the time required to complete an project in normal condition. This time estimate most likely time lies between, किसके बीच में आएगा ये हमारा आएगा इस ऑप्टिमिस्टिक टाइम और अभी मैंने आपको पेसिमिस्टिक नहीं बताया, इन दोनों के बीच में आएगा। दिस टाइम एस्टिमेट lies between
टीओ एंड टीपी, यानी कि यह पेसिमिस्टिक टाइम ज्यादा होगा, दूसरे थोड़ा सा कम होगा, और ऑप्टिमिस्टिक टाइम ज्यादा कम होगा, दूसरे थोड़ा सा ज्यादा होगा। इस तरीके से आप इसको आंकलित करके बताएंगे। अगर हम बात करें थर्ड हमारा टर्म जो है पेसिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट, कौन सा जाएगा? पेसिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट। इसमें क्या होगा भाई साहब हमारा, तो आप बताओगे कि इसके अंदर इसको 2 कर देते हैं और इसको आप 3 लिख देना, नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी सिचुएशन आपने यहाँ पर प्रिवेल करवाई है। आप यहाँ पर क्या बताओगे? दैट टाइम एस्टीमेट that time estimate of a project or activity in which all conditions are under the not under the control या unfavorable conditions. That time estimates of a project or activity in which all conditions are not according to all conditions are not according to favorable situations. Favorable situations, तो वो हमारा जैसे आपने बोला कि 4 लेबर चाहिए, 4 की जगह 2 ही आ रहे हैं, 1 ही आ रहे हैं, तो उस तरीके से हमारे लेबर में कमी आ रही है। मटेरियल आपने आज सप्लाई करने का बोला, 2-2 दिन 3-3 दिन लेट हो रहा है, तो ये हमारा क्या, आपने जो सोचा था वो हो नहीं पा रहा है, तो वो हमारी अनफेवरेबल कंडीशंस में आएगी। क्लियर है? तो ऑल कंडीशंस अकॉर्डिंग टू नॉट सिचुएशंस, जब हम टाइम एस्टिमेट कर बता दें कि उस टाइम पर अभी आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा दिया, तो वो हमारा अनफेवरेबल होगा कंडीशंस में, और यहाँ पर हमें जो टाइम लगने वाला है उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन का मैक्सिमम टाइम लगने वाला है। दिस इज द मैक्सिमम टाइम, दिस इज द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड to complete a project under unfavorable कंडीशन। बट इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर हम मेजर ड्रॉबैक कंसिडर नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी का नोट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पर। क्या लिख रहे हो आप? इन दिस
इन दिस टाइम एस्टिमेट, क्योंकि वो तो हो सकती है, आपको भी नहीं पता है वो तो, मतलब इतना कि इन दिस टाइम एस्टिमेट नॉट इंक्लूड्स दी, जैसे आपने ये तो इंक्लूड किया होगा कि लेबर वगैरह धीरे डिले आए, कम काम करें, मटेरियल वगैरह आपको कम सप्लाई हो, खराब मशीनरी आ जाए, ये तो ठीक है आपका। बट ये आपने नहीं सोचा होगा जब मकान बना रहे हो कि तभी अर्थक्वेक आएगा, तभी बाढ़ आ जाएगी, क्लियर है, या आग लग जाएगी, तो ये हमारी मेजर कैलेमिटीज होती हैं, क्लियर है। तो उस टाइप पर आपको किसी ने नहीं सोचा है इस तरीके से ये वाला जो हो सकता है आकस्मिक घटनाएं, इनको बड़ी घटनाओं को आप इस टाइम एस्टिमेट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। इन दिस टाइम एस्टिमेट नॉट इंक्लूड्स दी major calamities like फ्लड आ जाए, जैसे लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, फायर एटसेट्रा, इन टाइम्स को आपने यहां पर कंसिडर नहीं किया है, तो ये पॉइंट्स भी हम ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर आप देखें तो किसी भी प्रोजेक्ट्स के इस टाइम में भी कंप्लीट होने के कम चांस है, इसमें भी कंप्लीट होने के कम चांस है। ज्यादातर फेवरेबल कंडीशंस कौन सी रहेगी हमारी, ये वाली सिचुएशंस, क्लियर है। तो किसी भी प्रोजेक्ट से आप बोले जैसे 100% है, तो 100% में से आप बताएंगे कि 50 से 60% चांसेस है कि इस समय में हो जाएगा, कुछ चांस है कि इसमें होगा, और कुछ चांस है कि आपका कुछ ऑप्टिमिस्टिक में हो सकता है। तो आप इसी के हिसाब से एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं आप, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखते हैं आप यहां पर, इस तरीके से कुछ कर्व बन सकता है आपका। यहां पर हम क्या बताएंगे, ये बता रहे हैं आपको एस्टिमेटेड टाइम, और ये बता रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब यहां पर देखें तो ये आपको ग्राफ के अंदर जो शो हो रहा है, ये क्या शो हो रहा होगा, तो आप देखेंगे कि टाइम, तो ये वाला टाइम कौन सा है आपके प्रोजेक्ट का। अब इससे भी पहले क्या कंप्लीट होगा, जैसे किसी भी प्रोजेक्ट को, जैसे आप बोलेंगे कि इसको मैंने जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, समय लगेगा। जैसे आप भले ये बोतल बनाए, घंटा भर लगे, 5 घंटे लगे, कुछ समय लगेगा। अब आप ऐसा तो बोलोगे नहीं ना कि 1 सेकंड में या 10 सेकंड में बना दूंगा, कुछ तो मिनिमम टाइम लगेगा। आपको कॉलम बनाना है तो 50 हजारों लेबर ले आओ आप, और उससे पहले आप कंप्लीट नहीं करवा सकते हो, क्लियर है प्रोजेक्ट। तो वो क्या हो जाएगा, उसकी मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट कि कॉलम बनाना है तो 1 दिन तो कम से कम लगेगा, भले आप कितनी ही लेबर ले आओ, कम से कम 8 घंटे 10 घंटे ये तो लगेंगे इसी ना उसको परिपक्व होने में। तो वो समय हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम में हो जाएगा। उसी तरीके से मैक्सिमम जितना ड्यूरेशन लग रहा है,
और ये जो फेवरेबल कंडीशन, ये प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है आपको। क्या दिखा रहा है गाइस कि देखो ये प्रोबेबिलिटी, ये राइज इतना बता रहा है, मतलब इसकी संभावना इतनी है, इसमें भी इसकी संभावना इतनी है, इसमें होने की संभावना इतनी, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस क्या बता रही है आपको, प्रोबेबिलिटी दिखा रही है। क्या दिखा रही है गाइस, हमें प्रोबेबिलिटी दिखा रही है। ये क्या है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये हमारा पेसिमिस्टिक टाइम, और ये टाइम हो जाएगा आपका मोस्ट लाइकली टाइम। इसी कर्व को आप बोलते हो, ये अपेक्स पॉइंट है इसका, या क्राउन भी बोलते हो आप, सबसे ऊपर वाला पॉइंट इसका। अब आप देखें, तो हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, जैसे आपने बोल दिया कि कोई एक्टिविटी है मेरी, वो कम से कम आपका 10 दिन में कंप्लीट हो सकती है, और सब कुछ आपके अनफेवर में रहा तो वो मान लीजिए कि आपकी 22 दिन तक ले सकती है। मोस्ट लाइकली टाइम जो है वो इससे ज्यादा होगा, इससे कम ही होगा, तो आपने बोल दिया कि ये मान लीजिए कि 18 दिन में कंप्लीट हो सकता है। इसका मतलब आप देखें तो हमारा प्रोजेक्ट की जो रेंज है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछेगा कि वो किस रेंज में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा सकते हो, किस रेंज में, 10 से 22 दिन के बीच में। क्लियर है? तो आप इस स्केल को क्या रिप्रेजेंट करवा सकते हो, ये क्या है हमारा टाइम रेंज, ये टाइम रेंज है किसके लिए, ऑफ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एक्टिविटी के लिए आप ये टाइम बताएंगे, तो अगर 10 एक्टिविटी की होगी तो 10 ग्राफ बनेंगे ऐसे आपके इस तरीके, क्योंकि एक एक्टिविटी का एक टाइम एस्टिमेट अलग होगा हमारा। तो ये बता दिया आपने, और क्या है, इसी को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी बोलते हैं। इस ग्राफ का नाम लिख लेंगे आप यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और कर्व। ओके, आगे बढ़े आप अगर, तो इसके अंदर क्या बताएंगे आप कि अब आपसे कोई वैल्यू पूछ लें कि x बराबर 5, 6, 7, 8 ऐसी कुछ वैल्यू दे दें,
तो आपसे बोल रहे हैं कि कुछ वैल्यू है, चार बंदों के कुछ मार्क्स हैं या रैंक है उनकी, तो एवरेज रैंक क्या हुई? तो एवरेज रैंक कैसे निकालोगे आप? डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे, तो एवरेज रैंक बता सकते हो कि हर एक की रैंक क्या रही है हमारी। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश में हूं कि आपसे अगर वो एग्जाम में कभी पूछेगा कि ये तीनों टाइम एस्टिमेट बता सकते हो, या फिर आपसे पूछे कि इनका एवरेज टाइम बताओ कि एवरेज किस टाइम पर कंप्लीट हो सकता है, तो एवरेज क्या है? इन तीनों को जोड़कर आप एवरेज बता सकते हो। क्लियर है? तो वो हमारा एक्सपेक्टेड मीन टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड कंप्लीशन मीन टाइम ऑफ एन पर्टिकुलर एक्टिविटी। यहां तक क्लियर है क्या टर्म्स हमें? आप क्या बता रहे हो कि आपके पास में तीन टाइम एस्टिमेट्स हैं, आपने बताया है कि आपके पास में क्या है कि तीन एक्टिविटी है, एक ही एक्टिविटी के तीन टाइम एस्टिमेट्स हैं, इनका एक एवरेज टाइम बताइए। क्लियर है? तो आप तीनों को जोड़कर डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। क्लियर है? एक नॉर्मल हुआ। बट अब यहां पर आप फोकस भी करेंगे। क्या फोकस करेंगे कि भाई साहब यहां पर किसमें होने के चांसेस ज्यादा हैं? तीनों का बराबर वेटेज नहीं है। महत्व देखें ना आप, महत्व परसेंटेज किसका ज्यादा है। तो आप बोल रहे हैं कि इस टाइम एस्टिमेट में, जैसे कि आपने बताया है कि किसी भी प्रोजेक्ट के नॉर्मल सिचुएशंस में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि नहीं हमारे, नॉर्मल कंडीशंस आपकी प्रिवेल हो रही है सर। ये नॉर्मल कंडीशंस क्या हो रही है आपकी? प्रिवेल हो रही है। ज्यादातर आपकी फेवरेबल कंडीशंस भी नहीं होगी एकदम, और अनफेवरेबल भी नहीं होगी, नॉर्मल सिचुएशंस होगी। तो आपके प्रोजेक्ट के न तो इसके कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा इस टाइम में, न इसमें ज्यादा चांसेस आपके इसमें होते हैं। तो हम निकालते हैं एवरेज आपका वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से। किसके थ्रू निकालते हो आप? वेटेड एवरेज, मतलब उनकी औकात या उनके महत्व के हिसाब से, कैपेसिटी बोल सकते हो आप। क्लियर है? औकात बोलना ज्यादा गलत शब्द हो जाएगा, जैसे तो औकात ना बोलते हुए आपका बोलेंगे कैपेसिटी की, किसमें होने के चांसेस ज्यादा है, किसमें प्रोबेबिलिटी है हमारा, ऐसा टाइम मोस्ट लाइकली टाइम में होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप जैसे किसी को परसेंटेज दें, इसका हिस्सा इतना है, इसका हिस्सा इतना है, इसका हिस्सा कुछ इन दोनों से ज्यादा ही रहेगा। तो हम किसके हिसाब से देते हैं? इसको हम 4 का वेटेज देते हैं। कितना देते हैं आप इसको? 4 का वेट देते हैं। 4 का वेट मतलब इसका इन दोनों से 4 गुना ज्यादा महत्व है। मतलब 40% ज्यादा चांस है कि इस टाइम एस्टिमेट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है यहाँ पर टर्म्स? तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्सपेक्टेड मीन टाइम, एक्सपेक्टेड मीन टाइम एस्टिमेट। और ये क्या रहेगा आपका? टीई से रिप्रेजेंट करते हो। क्या से रिप्रेजेंट करते हो गाइस? हम इसको टीई से रिप्रेजेंट करते हो। इसका महत्व क्या है या इसका बोलने का तरीका क्या है कि ये हमारा इन तीनों का वेटेड एवरेज रहेगा। द वेटेड एवरेज और मीन टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। क्लियर है? और वेटेज एवरेज किस तरीके से निकालेंगे हम? वेटेड एवरेज यानी कि वेटेड गिवन, वेट गिवन वेट यानी कि इंपॉर्टेंस, या क्या लिख सकते हैं? टाइम इन विच
मोस्ट ऑफ चांस, जिसमें होने के चांस ज्यादा हो तो वेट वन given to weight 1 given to T naught and TP and 4 weightage given to TM, देन एक्सपेक्टेड मीन टाइम किस तरीके से निकालेंगे? देन एक्सपेक्टेड मीन टाइम इज इक्वल टू, देखिएगा, टी नॉट प्लस, अगर टी नॉट आपने एक बार लिखा है तो टीएम कितनी बार लिखोगे? 4 टाइम्स ऑफ, प्लस आप टीई की बात करें, सॉरी टीपी, तो टीपी कितनी बार लिखेंगे आप? 1 टाइम्स। क्लियर है? तो अब यहां पर आप देखें, एक और ये कितने बार लिखा गया है? 4 बार। ये कितनी बार लिखा गया है? एक बार। तो 1 और 4 5 और 1 6, टोटल क्वांटिटी देखें, मतलब नंबर्स की, तो कितनी हो गई है? 6 हो गई ना। तो यहां पर किससे डिवाइड करोगे? एवरेज निकालना है तो 6 से। क्लियर है? ये आपकी एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपकी एग्जाम में, मतलब जिन भी ब्रांच में आपका ये मैनेजमेंट टॉपिक है और वहां पर पर्ट पढ़ते हो आप अगर, तो वहां से एग्जाम में आया हुआ है। जैसे यूपीएस की जो आईएएस एग्जाम होती है, नंबर ऑफ टाइम्स आपसे फार्मूला पूछा गया है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो वो भी अभी हम देखेंगे। इन पर बेस्ड हमारे क्या बनते हैं? क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये आपने एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम की क्या रेंज रहेगी? वो इसके आसपास ही लाई करेगा, या तो इधर लाई करेगा या फिर इधर लाई कर सकता है वो। क्लियर हो गया आपको ये टर्म्स? ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं आप। क्या एग्जांपल देखेंगे जिससे आपसे पूछ रहा है वो? यहां पर आपको दे रखा है जॉब ए, यानी कि एक्टिविटी ए की बात कर रहा है। कंफ्यूज तो नहीं है ना? जैसे दूसरा दे रखा है जॉब बी, जैसे वो आपसे पूछ रहा है यहां पर दे रखा है आपको, जैसे टी नॉट, टी नॉट यानी कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टी एम यानी कि मोस्ट लाइकली टाइम, और यहां पर दिया हुआ है जैसे टीपी टाइम इनका।
वो आपको दिया हुआ है। जैसे इसका मान लो जैसे 4 दिन है, इसका 6 दिन है, और इसका टाइम मान लो जैसे 11 डेज है। इसका मान लो कोई 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो ये आपका इधर कोई 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है, और इधर आपका यह 16 दिन में कंप्लीट हो रही है। इस तरीके से आपको वो क्वेश्चंस दे रखा है। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब आप ये बता दो हमें कि ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसका एक्सपेक्टेड मीन टाइम बताओ। क्या पूछ रहा है आपसे वो? एक्सपेक्टेड मीन टाइम बताओ। ये इतना एग्जाम्पल है। आपसे वो पूछ रहा है कि इसका एक्सपेक्टेड मीन टाइम क्या है, वो बताइएगा। एक्सपेक्टेड मीन टाइम आपसे पूछ रहा है, तो आप बता दोगे, मना थोड़ी ना बोलोगे उसको। आप तो आप किस तरीके से बताओगे? फार्मूला आपने पढ़ा है कि टीओ 6। तो यहां पर आप बताएंगे इनकी वैल्यू किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। टी, इसका टी कितना निकलेगा, तो आप बता दोगे गाइस यहां पर ये हो जाएगा 4 + 6। तो 6 कितना 4 टाइम्स लिखेंगे फिर हम, तो 4 इंटू 6 प्लस टीपी है आपके पास में 11। आप इसको सॉल्व कर लोगे, डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेटर से आप जिसे सॉल्व करोगे 24 + 11 यानी कि 35 डिवाइडेड बाय 6। 6.5 कितना आ रहा है? 6.5 मान लो डेज में है अगर, तो आप बोल रहे हैं कि 6.5 दिन में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा एक्टिविटी। तो इस प्रोजेक्ट के 6.5 दिन में कंप्लीट होने के चांसेस हैं। उसी तरीके से आप बता रहे हो, चांसेस बता रहे हो आप, क्लियर है? उसी तरीके से आप ये बताएं इसका टी तो क्या हो जाएगा 8 + 4 इंटू 12 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय 6। ये हो रहा है 12 डेज। एवरेज बता रहे हो आप 12। इसका मतलब क्या है कि आप इन दोनों एक्टिविटीज का आप एक बार ग्राफ बनाएं, क्लियर है? फिर हम समझते हैं इसको, इस एग्जांपल को फिर समझेंगे आप, अगर एक बार एक ग्राफ बना लें। ओके, अब यहां पर आप देखें तो ये है आपके पास में टाइम, और यहां पर ये प्रोबेबिलिटी। फिर मैं पी आर ओ बी से रिप्रेजेंट कर दूं। अब आप इसका ग्राफ बनाएं एक्टिविटी ए के लिए और एक बार एक्टिविटी बी के लिए। तो आप इसमें रेंज लिखें, क्या रेंज है, जो भी ए की जो रेंज है वो आप बोल रहे हैं कि टीओ इसका है, जैसे मान लो 4 दिन, 6 दिन, यानी कि इससे कितना 2 डिस्टेंस पर आप आगे चले जाएंगे। और जो इसका पेस्टिमिस्टिक टाइम है वो 11 है, यहां से कितना 5 आगे बढ़ेंगे हम, यानी कि ये 11। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो आप।
थोड़ा सा नहीं हो रहा है क्या? क्लियर है? और थोड़ा सा मैं इसको एक बार और चेंज। इसके आसपास आपको रेंज दिखा रहा है वो, और ऑप्टिमिस्टिक की आपको ये रेंज है, और पेसिमिस्टिक की ये रेंज है हमारी। तो आप क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट लाइकली टाइम हमारा किसकी तरफ लाई कर रहा है, ज्यादा आपका ऑप्टिमिस्टिक की तरफ लाई कर रहा है। क्लियर है? तो ये ग्राफ हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, जैसे बी जैसा दिख रहा है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा कौन सा होता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। ये भी हम ध्यान रखें क्योंकि इसका टाइम आगे पीछे वेरी कर सकता है। ओके, अभी लिखा जो एस्टिमेटेड टाइम आया है एक्सपेक्टेड, वो कितना आया है, 6 से थोड़ा सा ज्यादा आया है। तो 6 से ज्यादा मतलब किसकी तरफ आया है हमारा, 6.5। नहीं, 6.5 मिनट की आपकी लाइन है, और यही क्या है आपका एक्सपेक्टेड टाइम। डेट एक्सपेक्टेड मीन टाइम डिवाइड दी कर्व इन इक्वल टू पार्ट्स। मतलब ये आधा आपका इसकी तरफ है और आधा एरिया आपका इसकी तरफ है। मतलब आप ये बोल रहे हैं, देखो आपने क्या बोला है, दैट एक्सपेक्टेड टाइम डिवाइडेड द कर्व इन इक्वल टू पार्ट्स या इन हाफ पार्ट्स। मतलब हाफ हाफ एरिया, हाफ एरिया आपका इस तरफ रहेगा, हाफ एरिया आपका इस तरफ रहेगा। इससे और आपको क्या सीखने को मिला कि इस टाइम ड्यूरेशन में हाफ हाफ में डिवाइड करना है, कि प्रोबेबिलिटी क्या बता रहे हैं फिर कि 50% है आपका, 50% चांस है कि 6.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और 50% चांस है कि इससे आगे जा सकता है प्रोजेक्ट हमारा। क्लियर है? क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि 6.5 के अंदर भी हो सकते हैं, 6.5 से बाहर भी जा सकते हैं। तो 6.5 क्या बता रहे हैं आपको कि 50% चांस है कि प्रोजेक्ट हमारा इस ड्यूरेशन से, इससे कम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा, और 50% चांस है कि इससे आगे निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये एग्जाम में पूछता है कि जो हमारा पर्ट में आप टाइम एस्टीमेट निकालते हो, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में पर्ट में आप जो टाइम एस्टीमेट निकालते हो, उस टाइम एस्टीमेट पर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन होने के चांसेस क्या हैं? तो आप क्या बताओगे, 50% चांस है कि हमारा प्रोजेक्ट उस टाइम ड्यूरेशन में हो जाएगा या उससे आगे निकल जाएगा, अगर एक्सपेक्टेड टाइम आप बता रहे हो तब। तो ये टर्म्स भी हम ध्यान रखेंगे। ओके, अब यहां पर आप देखें, इसके लिए ग्राफ बनाए हम बी की एक्टिविटी के लिए। तो बी के लिए बनाओ, तो यहां पर क्या लिखोगे, 8। यहां पर कितना लिखोगे, 12। 16। यहां पर आप ग्राफ बनाओ। अब यहां पर ये आपको सिमेट्रिक कर्व दिख रहा होगा।
ओके, सिमेट्रिक कर्व दिख रहा होगा आप यहां पर। ये टाइम, इसका जो एक्सपेक्टेड मिन टाइम है वो कितना आया है, तो सेम आपका इतना ही आ रहा है। हाँ, तो ये कितना है, टीई अगेन आपका 12 आ रहा है। इसने आपको क्या कर दिया है, हाफ हाफ में, मतलब सिमेट्रिक कर दिया है। तो अगेन ये आपका सिमेट्रिक वाला ग्राफ हो गया कि 50% चांसेस है। तो एक्सपेक्टेड टाइम और हमारा मोस्ट लाइकली टाइम यहाँ पर बराबर आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पर इसने भी आपको क्या दे रखा है कि हाफ हाफ। अब ये आपका सेंटर में आ रहा है, तो इसको हम बेल शेप्ड, मतलब घंटी जैसा दिख रहा है ना, मंदिर की घंटी देखी है आपने, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या फिर बेल शेप्ड कर्व। तो जनरली हमारा पर्ट में ऐसा नहीं होता है, जब सीपीएम पढ़ते तो वहां पर इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारा, और जो हमारा पर्ट है वहां पर इस तरीके से आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है। इसको बी जैसा दिख रहा है, तो पर्ट फॉलोज द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये टर्म्स भी ध्यान रहेगा हमें। यह एक्टिविटी ए के लिए है, एक्टिविटी ए, और यह है हमारा एक्टिविटी बी के लिए ग्राफ। आप यहां पर नोट पॉइंट करके लिख लोगे, नोट पॉइंट करके क्या लिखोगे आप, एक्सपेक्टेड मीन टाइम, एक्सपेक्टेड मीन टाइम डिस्ट्रीब्यूट, मतलब आपकी जो एक्टिविटीज टाइम है उसको आधे आधे पोर्शंस में डिवाइड करता है। एक्सपेक्टेड मीन टाइम ऑफ एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स दी चांसेस ऑफ completion, chances of completion in that time te was being was 50% chances being exceeded and 50% chances to meet that duration। मतलब या तो वो 50% चांस है कि इस ड्यूरेशन पे कंप्लीट हो जाएगा, 50% चांस है कि इसमें नहीं हो पाएगा। तो ये टाइम एस्टीमेट हमारा क्या कहलाता है, 50-50% की प्रोबेबिलिटी दिखा देता है।
तो ये टर्म्स भी आपको ध्यान में रहे थोड़ा सा। part follows the beta distribution curve. बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये दो तरीके के कर्व होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके का होता है, लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड कर्व। क्लियर है? देखिएगा, लेफ्ट स्क्यूड मतलब ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, इसका जो मीन टाइम है वो किसकी तरफ ज्यादा आ रहा है, हमारा ऑप्टिमिस्टिक, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट स्क्यूड कर्व। राइट की जगह इसका पीक आए, पीक हमारा किसकी तरफ हो, इस टीपी की तरफ हो ज्यादा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, राइट स्क्यूड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस तरीके से दो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी आपके यहां पर बन जाते हैं। तो ये टर्म्स भी हमें क्लियर हो गई कि पर्ट फॉलोज द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कुछ डेविएशंस और वेरिएंस हैं तो वो भी हम लिख लेंगे, तो उसके पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आए हैं तो ये हम यहां पर क्लासिफाई कर देते हैं। क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें तो दो प्रकार के होंगे आपके। कौन कौन से दो टाइप के आप बताएंगे? पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और एक होगा हमारा या सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक कर्व ये हो जाएगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन या अनसिमेट्रिक कर्व। ओके, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसको एक बेल शेप्ड भी बोलते हैं हम। बेल शेप्ड यानी कि घंटी के आकार का। ओके, अब बात करें सिमेट्रिक कर्व की, ये किस तरीके से दिखेगा, तो आप यहां पर बताएंगे कि ये टाइम है और ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर आप बताएंगे
आपको सिमेट्रिक दिख रहा होगा थोड़ा सा ये, अब सिमेट्रिक हो गया हमारा। तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब आधा पोर्शन इधर रहेगा, आधा पोर्शन इधर रहेगा हमारा। क्या बोलेंगे हम? सिमेट्रिक अबाउट क्राउन या फिर पीक, तो ये कहलाएगा नॉर्मल या बेल शेप्ड। घंटी के आकार का दिख रहा है आपको। अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि दो प्रकार का होता है, लेफ्ट स्क्यूड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और राइट स्क्यूड। हाँ, 50% वाला मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अभी, एक मिनट। तो इस तरीके का कर्व है, थोड़ा सा इसको ये यहां पर जो टाइम एस्टीमेट था आपका, अब यहां पर ये पीक पॉइंट है हमारा, बट ये आपको हाफ हाफ पोर्शंस में डिवाइड नहीं कर रहा है। ये आप देखें यहां पर, तो यहां पर आपका टी ओ आ रहा है, यह टी एम, और यहां पर आपका कहीं पर टीपी रहा होगा। यहां पर आपका टी ओ, टी एम, और इधर आपका कहीं पर टीपी रहा है। क्लियर? तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि एक लेफ्ट की तरफ स्क्यूड ज्यादा है, एक राइट की तरफ, एक राइट की तरफ स्क्यूड। स्क्यूड मतलब उसका जो पीक है वो राइट की तरफ ज्यादा है, इसका जो पीक है वो लेफ्ट की तरफ है हमारा। क्लियर? इस ग्राफ के लेफ्ट की तरफ ज्यादा है, इसमें इस ग्राफ के राइट की तरफ है, जिसको हम क्या बोलेंगे? पीक का। तो यहां पर आपके दो हो जाएंगे, लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस तरीके से आपके दो हो जाएंगे। ये अलग अलग ना समझे, एक ही है। ये लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड हमारे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गए। और आपने जैसे बोला है कि 50% वाला चांस, इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है इसने क्या कर दिया है, 6.5 दिन मानो आप जैसे, ये कौन सा है?
6.5 दिन है, तो 6.5 दिन का मतलब क्या हो रहा है कि आप इसमें प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो। क्या प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो कि जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो प्रोजेक्ट या तो आपका 6.5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 6.5 दिन, इसका मतलब ये है आपका, नहीं लेना, इसका मतलब है कि आप इस ड्यूरेशन में कंप्लीट कर, ये 6.5 दिन से कम ही रेंज है, जैसे 4 से 6.5, तो आपका या तो 6.5 दिन या इसके पहले कंप्लीट हो सकता है। तो आप ये बोल रहे हो कि 50% चांस है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट पहले हो जाएगा या 6.5 दिन के अंदर हो जाएगा, और 50% चांस क्या है, इससे आगे भी निकल सकते हो आप। जो मीन टाइम आ रहा है, इस मीन टाइम की बात कर रहे हो, इस मीन टाइम का मतलब क्या है कि आप 11वें दिन चले गए, आप जैसे ये तो एवरेज टाइम है हमारा। आप अगर आपका प्रोजेक्ट 10वें दिन 11वें दिन हुआ तो आप क्या बोलोगे, वो 6.5 दिन से ज्यादा ही हुआ ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, तो 50-50%, क्योंकि ये जो कर्व है, जो एवरेज है, वो आधा आधा डिवाइड कर रहा है, मतलब 50-50% की तरफ आपकी एरिया को डिवाइड कर रहा है। ये इस पूरे कर्व का एरिया का मीन टाइम है, मतलब एरिया हमारा आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एरिया डिवाइडेड इन टू हाफ पार्ट्स। तो यहां तक आपने बता दिया, तो ये इसका एवरेज और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी आपने बना दिया। 2 टर्म्स आती है इन्हीं से, एग्जाम में कभी आपसे वो पूछ लें। हाँ, हमेशा अगर टी की बात की आपने, हमेशा आपने अगर इस टी को रिप्रेजेंट किया तो टी मतलब आपको 50% ही दिखाएगा। अगर सिर्फ आपने हमेशा 50% के ऊपर रहने की कोशिश किया तो हमेशा 50% ही दिखाएगा आपको, मतलब टी बताया आपने तो। और इनकी रेंज अलग अलग है कि टीओ में, टी ए में और टीपी में, बट टीई में होने के चांसेस आपके अलग है। जैसे टीओ में, टी6 में और टीपी में होने के चांसेस अलग अलग है, तो वो भी मैं कल आपको हुआ तो बता दूंगा। क्लियर है? और वहीं से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होने का फार्मूला भी निकलेगा एक। स्टैंडर्ड डेविएशंस। ओके, छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूं, वो आप सॉल्व कीजिएगा, इट्स योर होमवर्क का। क्या है, एक्टिविटी 4 to 5 इज स्टार्टेड व्हेन, कब, जैसा आपको एक डायग्राम दिया गया है, जैसे मैं दे देता हूं यहां पर।
थोड़ा सा सर्कल बड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 देखिएगा आप, थ्री हो चुका है। यह है 4 5 ये 7। तो ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। कब? ऑप्शन है आपका व्हेन
अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? ओके, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको यही बताया है कि इसके बाद जो हमारा प्रोबेबिलिटी में मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस में कितनी प्रोबेबिलिटी किसकी है। साउंड क्लियर है? ओके, हाँ, तो मैं यहाँ पर आपको यही बता रहा हूं कि जो आपका पीक टाइम है और ये टर्म्स हैं टी और टी एम और टीपी, इनमें प्रोबेबिलिटी कितनी है कंप्लीट होने की प्रोजेक्ट की। जैसे इसमें 4% होती है, इसमें आपकी कितने परसेंट रहती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी टीएम में होने की होती है। तो उसी टाइम के रिस्पेक्ट में हम मीन डेविएशन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाले टर्म्स देखेंगे एंड देन फिर हमारा इवेंट टाइम और एक्टिविटी इवेंट टाइम हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे एंड देन क्रिटिकल पाथ को भी हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पर विराम देते हैं।